गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुड़ जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पजल जो है इसके अंदर हम पार्ट 1 देख चुके हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पार्ट 1 में आपने वो पढ़ा है जो किसी भी परीक्षा के लिए जरूरी है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नॉर्मल रीजनिंग बेसिस हमारे पास में है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट था फॉर ऑल एग्जाम। पार्ट 2 की तरफ अगर हम लोग आए हैं और अलग अलग पार्ट्स में आपको ये चीजें करवाई जा रही है, तो पार्ट 2 जनरली आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, प्लस ये मेंस प्लस प्री दोनों लेवल का हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी बेसिक है एकदम, जो जिन एग्जाम में लगातार हमेशा से जो है पजल पूछी जाती है, उनका भी एकदम बेसिक लेवल जो है वो हमारे पास में पार्ट 2 के अंदर यहां पर आ जाता है। ठीक है, पार्ट 3 जब हम लोग जाएंगे तो ये स्पेसिफिक होगा केवल मेंस और बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो अभी आप इस पड़ाव पे हैं और इस लेवल पे भी आपको जो है पजल वाले क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे आने चाहिए। इनमें गोल्डन रूल्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। तो आइए हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत यहां पर कर देते हैं। ठीक है, गोल्डन रूल्स हमारे पास में वही सटीक रूल्स हैं जिनकी हम लोगों ने अब तक बात करी है। ठीक, कि गोल्डन रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। इनमें गोल्डन रूल्स वही हैं कि जानकारी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, किस तरह की जानकारी वो देना चाह रहा है। ठीक है, फिर उस जानकारी को अरेंज आपको करना है प्रॉपर तरीके से। शॉर्ट फॉर्म में तो लिखोगे ही, लेकिन जानकारी सवाल को पढ़ के हमें अनुमान लगाना है कि क्वेश्चन में कितनी इंफॉर्मेशन दे रखी। क्या एक सिंगल एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, कितने प्रकार की जानकारी है, किस तरीके से सवाल में दी हुई है, यह आपको ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप यहां पर हो जाता है ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन। जानकारी को देख के समझें कि सवाल क्या क्या देना चाहता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछना चाहता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे सारे स्टेप वही हैं। ठीक है, कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चलें। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चलें। ठीक है, डायरेक्ट जानकारी को लिख व्यवस्था में रखते चलें। ठीक है, बाद में अनिश्चित यानी कि जो इनडायरेक्ट जानकारी है प्लस नेगेटिव जानकारी है को व्यवस्था में चेन बनाकर रखते चलें। और यही प्रक्रिया हमारे पास में चेन वाली रिपीट होगी जब तक पूरी व्यवस्था कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, नमस्कार सभी को। तो ऑब्जर्विंग द इंफॉर्मेशन हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया यहां पे। बाकी सब जो हम लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक्स देखे हैं उनमें स्टैंडर्ड फिक्स था भाई कैसा सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, या हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन थी वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न के ऊपर बेस्ड ऑन थी जो रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। उस रूप में हमारे पास में इंफॉर्मेशन जो है क्वेश्चन में दी हुई होती थी। अब इस बार क्वेश्चंस का फॉर्मेट और भाषा पजल में कहीं भी बदल सकती है, तो यहां हम उन पैटर्न्स की बात करेंगे जहां हमको इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना होता है, सवाल की जानकारी के अनुसार देखना होता है कितना कुछ सवाल देना चाहता है और उसको अरेंज कैसे किया जाएगा। बाद में स्टेप वही हो जाएंगे कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चलेंगे और जो डायरेक्ट जानकारी है उसको व्यवस्था के अंदर फिट कर देंगे। डायरेक्ट जानकारी में भी जो ऐसी जानकारी है जो सॉलिड है, जिससे ज्यादातर लोग बैठ सकते हैं, उससे हमको शुरुआत करनी है। इसके बाद में अनिश्चित और नेगेटिव जानकारियों को साथ के साथ चेन बनाकर ऐड करते हुए हमको चलना होता है। ठीक है, आगे आए। अब आ जाते हैं हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस पे। सवाल भी जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के होते हैं उनको भी मैंने पैटर्न वाइज यहां अरेंज कर रखा है।
सबसे इजीएस्ट टाइप जो आपसे पूछा जाता है उससे लेकर के हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का साइज और लेंथी लेंस बढ़ते हुआ चलेगा और सारे टाइप्स को कवर करते हुए यहां पर चलने वाले हैं। सबसे पहला आप देख लो, केवल 4 लोगों की व्यवस्था पे हम लोग देख रहे हैं। 4 व्यक्ति हमारे पास में हो, इस तरह के पजल के रूप में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो 4 व्यक्ति हैं, PQRS अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन में से एक भाषा सीखते हैं। चारों जो हैं वो एक भाषा सीखते हैं कोई भी। P और R स्पेनिश नहीं सीखता, S फ्रेंच नहीं सीखता है, P जर्मन नहीं सीखता है, अंग्रेजी कौन सीखता है ये पूछा है। तो 4 दोस्त हैं, इनको रखे कैसे? एक टेबल के रूप में हम इनको रखेंगे ताकि अलग अलग जानकारी ये देता है उनको मैच किया जा सके। कैसे? ध्यान से देखो, ऐसा कभी भी सवाल आता है, ये सबसे छोटा रूप है उन सवालों का जो हमारे पास में इस तरीके से पूछे जाते हैं। इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आपको बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स में कि सर 4 लोग हैं, कौन कौन से हैं? एक P है, एक Q है, एक R है और एक हमारे पास में S है। ठीक है, अब देखो P जो हमारे पास में, इसके बारे में बोला है P और R स्पेनिश नहीं सीखते। ठीक है, तो ये स्पेनिश हमारे पास में नहीं सीखते हैं, P और R स्पेनिश नहीं सीखते। मैं इस सवाल में कुछ नहीं कर रहा, केवल जानकारी को पढ़ के और यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, यहां रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गोल्डन रूल्स कैसे अप्लाई होंगे देखो, अब तक हम कुछ नहीं कर रहे, सवाल को पढ़ रहे हैं, यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिमाग लगाने वाला पार्ट आएगा तो बताता हूं मैं आपको। ठीक है, एस फ्रेंच सीखता है, तो एस जो है वो फ्रेंच सीखता है। एग्जाम में केवल आप पहले अक्षर से ही रिप्रेजेंट करें। यदि P जर्मन नहीं सीखता, P जो है जर्मन नहीं सीखता है, ये दे रखा है, तो अंग्रेजी कौन सीखता है ये पूछा है। अब जितना सवाल ने दिया, जितना सवाल ने हमें दिया वो तो हम दर्शा चुके हैं। सवाल ने जो दिया है वो दर्शा चुके हैं। इतना सवाल देख के हट गया, अब आपका रोल स्टार्ट होता है। अब आपके दिमाग में इन पजल को कैसे आप आगे सॉल्व करोगे ये स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट हुआ आपके माइंड लगाने वाला पार्ट। तो अब देखो, आपने देखा स्पेनिश ये नहीं सीखता, स्पेनिश ये नहीं सीखता, ये तो फ्रेंच सीख लेता है, तो स्पेनिश के लिए एक ही बंदा रह गया हमारे पास, स्पेनिश ये सीखेगा। बोलो ठीक है। अब देखो 2 लोग बचे हैं, ये वाला जर्मन नहीं बोलता है तो जर्मन इसको बोलनी पड़ेगी। ठीक है, अब बच गई इंग्लिश, तो इंग्लिश किसको सीखनी है? P को सीखनी है। ये आपका पार्ट था, ये आपको सोचना था। तो इन सवालों को तोड़ो, आपका वाला पार्ट बहुत छोटा है। इन सवालों का साइज इतना बड़ा होगा जब 4 की जगह 8-8 10-10 लोगों को बिठा देगा। ये 6 लोग बैठ रहे हैं, 7 लोग बैठ रहे हैं, 8 लोग बैठ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल और करने का तरीका नहीं बदलेगा। गोल्डन रूल्स नहीं चेंज होंगे। गोल्डन रूल्स सीधा बोलते हैं, ऑब्जर्व कर लिया, 2 एलिमेंट हैं, एक तो नाम और कौन सी भाषा सीखता है ये चीज। इन दोनों को टेबल के फॉर्मेट में रखा। ग्रीन कलर में आपको वो दिख रहा है जो सवाल ने दे रखा है, जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना था, उसको केवल आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे ही सवाल ने जो जानकारी दी वो लिख करके आप हटे, अब आपका दिमाग लगाने का पार्ट। आपने दिमाग लगाया कि सर स्पेनिश ये नहीं सीखता, स्पेनिश ये नहीं सीखता, तो स्पेनिश इसको सीखनी पड़ेगी। फिर आपने देखा ये जर्मन नहीं सीखता, तो जर्मन इसको सीखनी पड़ेगी। अब बच गई इंग्लिश, इंग्लिश P को सीखनी पड़ेगी। इतना आपको माइंड लगाना। क्लियर है? बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो अंग्रेजी कौन सीखता है? कि सर इंग्लिश सीखता है P हमारे पास में। ठीक है, आगे आए, यहां देखिए। अब देखो, जैसे 5 लोगों की बात हुई, जानकारी इसने बढ़ाई, तो सवाल दिखने में भी हल्का सा बड़ा यहां पर हुआ। देखो 5 व्यक्ति C, D, X, Y और Z प्रत्येक ने एक ही परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। अंकों के ऊपर सवाल है कि सर ये तो तुलना वाला ही हुआ हमारे पास में। ठीक है, देखो तुलना से क्या अलग होगा? सभी अंक केवल पूर्ण संख्याओं में हैं, सारे के सारे जो अंक हैं पूर्ण संख्याओं में। डी ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए, दूसरे सबसे कम, नीचे से दूसरा है डी, और डी ने 40 अंक प्राप्त किए, नंबर भी बता दिए 40। हमारे पास नंबर है, व्यक्ति का नाम है और उसकी रैंक है। 3 चीजें हैं, तीनों चीजों को अरेंज करना है। और जब भी हमारे पास 2 से 3, 4 एलिमेंट होंगे तो आपको
टेबल के रूप में जानकारियों को दर्शाना है। ठीक है, तो देखो 5 व्यक्ति हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 हमारे पास में है। अब इसने कहा डी ने दूसरे सबसे कम अंक प्राप्त किए, तो दूसरा सबसे कम सबसे ज्यादा वाला ऊपर रख रहे हैं हम लोग। डी ने नीचे से दूसरे नंबर पे, डी आ गया यहां पर, इस तरीके से डी हमारे पास आया। डी ने 40 अंक प्राप्त किए, यहां हम नाम लिख रहे हैं, यहां हम नंबर लिखेंगे, 40 नंबर इसके आए हैं। ये जानकारियां आपको रिलेट करनी है। आगे बढ़ो। एक्स ने डी से अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु 45 अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कम अंक प्राप्त किए। एक्स का इसने बताया कि डी से तो ज्यादा नंबर हैं एक्स के, मतलब डी से ऊपर आएगा। ठीक है, और इसने बताया 45 नंबर वाले से कम अंक है, यानी कि इसके ऊपर जो व्यक्ति होगा उसके कितने हैं, 45 नंबर वाला व्यक्ति इसके ऊपर है। इसका मतलब क्या समझे, डी का तो 40 है, एक्स के नंबर 41 से 44 के बीच में होंगे। आगे देखें, 45 अंक उस परीक्षा में अधिकतम नहीं थे, मतलब 45 जो हैं वो हमारे पास में सबसे ज्यादा नंबर नहीं है। इसका मतलब यहां 45 नहीं आ सकता। क्या कहा, यहां 45 हमारे पास में नहीं आ सकता है, 45 यहां पर नहीं आएगा। अब देखो, अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 45 अगर यहां नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि सर x को इधर होना पड़ेगा और 45 नंबर वाला व्यक्ति हमारे पास यहां पर आएगा। ठीक है, 45 मार्क्स वाला व्यक्ति हमारे पास यहां पर होगा, ऊपर नहीं होगा, और x हमारे पास इस जगह रहेगा। अब x और d बैठ गए, 45 नंबर वाला व्यक्ति पता चल गया। आगे चलें, C को प्राप्त अंक एक सम संख्या है। C को सम संख्या में अंक मिले हैं। ठीक है, तो C हमारे पास में, आप देखो C यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि ये विषम संख्या में अंक है, तो C यहां नहीं होगा। इसका मतलब ये आप समझे, C या तो पहले नंबर पे या 5वें नंबर पे हमारे पास में होगा। ठीक है, इतना हम C के बारे में कह सकते हैं कि सर C इन दोनों में से एक जगह पर होगा। दर्शा दिया इस जानकारी को। आगे बढ़े, C को प्राप्त अंक न्यूनतम नहीं थे, C को सबसे कम अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। अब भैया C के लिए एक ही जगह बची है कि C बैठे पहले नंबर पे और इसके अंक हो सम संख्या में। कैसी संख्या में होंगे, सम संख्या में C के अंक होंगे। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से संभावित रूप से C को प्राप्त अंक हो सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से C को प्राप्त अंक हो सकते हैं, C के नंबर कौन से हो सकते हैं। ठीक, तो देखो C के नंबर कौन से हो सकते हैं, उससे पहले जानकारी है Y ने Z से 6 अंक कम प्राप्त किए। Y ने Z से कम अंक प्राप्त किए, मतलब Z रहेगा ऊपर, Y रहेगा नीचे, दो ही व्यक्ति हैं, इस प्रकार से होंगे। 6 नंबर कम है तो 45 से 6 कम कितना हो जाएगा, 39 हमारे पास इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का। 6 नंबर कम अंक प्राप्त किए हैं तो Z से नीचे Y होगा, Y के कम अंक है। निम्नलिखित में से कौन से संभावित रूप से C को प्राप्त अंक हो सकते हैं। ठीक है, C के नंबर कितने होंगे, 45 से ज्यादा होंगे और सम संख्या होगी, तो 45 से ज्यादा नहीं है, 45 से ज्यादा नहीं है, 45 से ज्यादा नहीं है, केवल और केवल 46 नंबर हमारे पास यहां पर होंगे। ठीक है, केवल और केवल 46 अंक हमारे पास में यहां पर होंगे। बोलो ठीक है। तो यहां सबसे पहले तो जितनी जानकारी दे रखी है हमारे पास 3 चीजें थी, एक तो इनकी रैंक, इनका नाम और इनके नंबर। इन तीनों जानकारियों को इसने यहां पर दिया। केवल 5 लोगों में किया है इसने, 5 से 6 में करेगा तो ये और लेंदी होगा, 6 से 7 में पूछेगा और लेंदी होगा, 7 से 8 में पूछेगा और लेंदी होगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का प्रोसेस
कतई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी चेंज उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, आगे आओ, अगला देखें। 5 मित्र ए बी सी डी ई अलग अलग आयु के हैं। ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है, डी केवल 1 व्यक्ति से छोटा है। यदि ए सबसे बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? ठीक है, 5 लोग हैं, अलग अलग क्या हैं? आयु के हैं। ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है। चलिए देखते हैं, 5 व्यक्ति हैं तो तुलना के साथ साथ क्या दिया है? देखो 5 लोग हैं, ई केवल 2 व्यक्तियों से बड़ा है, तो ई 2 लोगों से बड़ा है, ई आएगा तीसरे नंबर पे। हम मान के चल रहे हैं सबसे बड़ा ऊपर है, सबसे छोटा नीचे है, तो ई 2 लोगों से बड़ा है, तो ये लो 2 लोगों से बड़ा हो गया। आगे बढ़े, डी केवल 1 व्यक्ति से छोटा है। डी जो है वो केवल 1 व्यक्ति से छोटा है, तो डी केवल 1 व्यक्ति से छोटा है, तो डी यहां होगा, क्योंकि जो 2 नंबर पे है वो केवल और केवल 1 नंबर वाले से छोटा है। ठीक है, तो ये केवल शब्द है, इससे हमें निश्चित है कि डी कहां बैठेगा? दूसरे नंबर पे। यदि ए सबसे बड़ा है, ए जो है वो सबसे बड़ा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? ठीक है, तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? चलिए, इतनी जानकारी सवाल ने हमें दे दी है। सवाल ने हमें बिल्कुल भी किसके बारे में नहीं बताया, एक तो बी के बारे में और एक सी के बारे में हमको नहीं बताया, तो वो दोनों इन सीटों को घेरेंगे। पहला विकल्प पढ़ें, बी और ई 2 सबसे छोटे व्यक्ति हैं। बी और ई आर 2 यंगेस्ट पर्संस। नहीं, 2 सबसे जवान आदमी तो हैं, बी और सी, ई तो ऊपर है। सी और ई 2 सबसे छोटे व्यक्ति हैं। सी और ई 2 सबसे छोटे व्यक्ति हैं। नहीं, सी है लेकिन ई नहीं है। अगला देखो, सी और बी 2 सबसे छोटे व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही है। सी और डी है, नहीं। इसने पूछा 2 सबसे छोटे कौन से हैं, तो 2 सबसे छोटे सर हमारे पास में ये वाले व्यक्ति होंगे, बी और सी इनमें सबसे छोटे व्यक्ति हैं। क्लियर है? आ गया, अगला देखें। 5 बक्से ए बी सी डी और ई को एक ऊर्ध्वाधर व्यवस्था में रखा गया है। ऊर्ध्वाधर व्यवस्था है, 5 बक्से हैं, बक्सों की आपस में तुलना करेगा। डिब्बा सी के नीचे केवल एक डिब्बा है। 5 में हमने लिखा 4 5। अब देखो, इसने कहा है डिब्बा सी नीचे केवल एक डिब्बा रखा है, सी के नीचे और आ गया केवल शब्द। केवल का मतलब क्या है कि इससे हमें सटीक इंफॉर्मेशन पता है। सी के नीचे केवल एक डिब्बा है, तो सी आ गया यहां पे, क्योंकि 4 नंबर के नीचे एक ही डिब्बा होगा। तो जो चीज ऊपर है उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, और जो नीचे है वो नीचे हम लोग दर्शाते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो, डिब्बा डी और सी के बीच में 2 डिब्बे रखें। डी और सी के बीच में 2 डिब्बे रखें। अब सी यहां है, तो डी नीचे तो आ नहीं सकता, डी को यहां ही आना पड़ेगा इस जगह पे, तभी इनके बीच में 2 डब्बे होंगे। क्या हो जाएंगे? इनके बीच में 2 डब्बे तभी होंगे, डी हमारे पास टॉप पर आए। इसने बताया सी और डी के बीच में 2 डब्बे। अनिश्चित जानकारी थी, लेकिन क्योंकि सी बैठ गया तो चेन बनी और सी के बाद में डी भी फिट हो गया। आगे देखो, डिब्बा ई ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा है, तो चलिए रख दो ऊपर से दूसरे स्थान पर। बॉक्स ए के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखें, केवल 2 बॉक्स रखें। केवल शब्द आ गया, यानी कि ए के ऊपर हमारे पास 2 ही बॉक्स हैं। सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है? सबसे नीचे कौन सा होगा कि सर बी बॉक्स जो है वो सबसे नीचे हमारे पास में होगा, तो बॉक्स बी यहां पर आएगा। ठीक है, सवाल देखो, 5 बॉक्स के एल एम एन ओ जिन्हें एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया गया है, बॉक्स एम को एन के ऊपर रखा गया है। बॉक्सों का तुलना है हमारे पास एक तरीके से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास में। देखो,
बॉक्स एम को बॉक्स एन के ऊपर रखा गया है, एम को एन के ऊपर रखा गया है, तो ऊपर वालों को ऊपर ही लिख रहे हैं हम लोग। बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है, ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है। बॉक्स एन को के ऊपर रखा गया है, एन को के ऊपर रखा गया है, तो ये देखो एन को के ऊपर रखा गया है। बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया है, बॉक्स एल को ओ के नीचे रखा गया है, तो एल ओ के नीचे आएगा, तो ओ के नीचे हो गया। अब देखो पांचों की व्यवस्था आ गई कि सर एम एन के ओ एल हो गया। निम्नलिखित में से सबसे नीचे वाला बॉक्स कौन सा है? सबसे नीचे है एल हमारे पास में। कौन सा है? सबसे नीचे एल होगा। आ गया। सवाल देखें, 5 दोस्त हैं, KLMNO 5 अलग अलग खेलों में खेलते हैं। 5 लोगों के नाम, 5 खेलों के नाम, प्रत्येक मित्र केवल एक खेल खेलता है। ठीक है, तो 2 एलिमेंट हैं, एक तो खिलाड़ी का नाम और दूसरा कौन सा खेल खेलता है। ठीक, तो देखो 2 ही एलिमेंट हैं, तो आप कैसे करोगे? 2 एलिमेंट हैं इस सवाल में, तो इन सवालों में नाम को पहले लिख दो, KLMNO। आगे देखें, एक खेल खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। प्रत्येक मित्र केवल एक खेल खेलता है। प्रत्येक मित्र जो है वो क्या करता है? केवल एक खेल खेलता है। एल और एम हॉकी और बैडमिंटन नहीं खेलते। एल और एम हॉकी और बैडमिंटन नहीं खेलते। ठीक है, तो हॉकी नहीं खेलता। सवाल ने जो दे रखा है उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा अभी, दिमाग कितना लगाना है एंड में बताऊंगा। सवाल वाली जानकारी लिख रहे हैं। इसने कहा है एल और एम हॉकी और बैडमिंटन नहीं खेलते। एल और एम हॉकी नहीं खेलते, बैडमिंटन नहीं खेलते, बैडमिंटन नहीं खेलते। जितना इसने कहा दर्शा दिया शॉर्ट फॉर्म में। आगे देखें, के क्रिकेट खेलता है, के का बता दिया क्रिकेट खेलता है, हमने कुछ नहीं किया, जो इसने बोल दिया वो लिख दिया। एम वॉलीबॉल नहीं खेलता है, एम जो है वॉलीबॉल नहीं खेलता है। एग्जाम में केवल पहले लेटर से दर्शाना। ओ बैडमिंटन नहीं खेलता है, ओ जो है ये बैडमिंटन नहीं खेलता है। वॉलीबॉल कौन खेलता है? ठीक है, सवाल ने जितना देना था उतना दे दिया, क्वेश्चन को जितना देना था उतना दे दिया क्वेश्चन ने। अब आपकी बारी है कि जो जानकारी इसने नहीं दी वो आपको खुद से दिमाग लगा के पता करनी। आपने जितना इसने दिया उतना छाप दिया, अब तक तो कोई दिमाग का प्रयोग नहीं हुआ, अब होगा। कैसे होगा? सीखो कि सर अब आते हैं हम लोग, इसका तो पता है क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन ये नहीं खेलता, बैडमिंटन ये नहीं खेलता, ये नहीं खेलता, तो बैडमिंटन खेलने के लिए एक ही व्यक्ति बचा है एम, ये बैडमिंटन खेलेगा। और देखो कि सर हॉकी ये नहीं खेलता, हॉकी ये नहीं खेलता, अब एक ही व्यक्ति बचा है जो हॉकी खेल सकता है, वो हमारे पास में है ओ, ये हॉकी खेलेगा। ठीक है, अब हमारे पास में देखो 2 व्यक्ति बचे हैं, ये वाला वॉलीबॉल नहीं खेलता, तो वॉलीबॉल इसी को खेलना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अब वॉलीबॉल ये खेलता है, एक ही गेम बचा है, कौन सा गेम है हमारे पास में? कि सर क्रिकेट, फुटबॉल, एम को खेलना पड़ेगा फुटबॉल। इस तरीके से सबका खेल हमने यहां पर निकाल लिया। जितना नीले पेन से लिखा है ये वो चीज है जो आपने निकाली, लेकिन कब? जानकारियों को प्रॉपर तरीके से लिखने पर। ये नहीं लिखते हो, केवल यहां पढ़ते हो, तो ये सवाल बहुत टिपिकल है। आपने इन चीजों को बहुत आसान बना लिया। सबसे पहले आपने जो ब्लैक में लिखा हुआ है, जो सवाल ने दे रखा है वो लिखा, और उसके बाद सवाल अपने आप ही बिखर गया पूरा का पूरा आपके सामने। ठीक है, पूछा है वॉलीबॉल कौन खेलता है, तो वॉलीबॉल खेलता है एल। कौन खेलता है? एल है जो वॉलीबॉल खेलता है, हर एक खेल का हमको अब पता है। एम फुटबॉल खेलता है। क्लियर है? ये वो टाइप है जो बहुत बार पूछा जाता है। आपके एनटीपीसी के मेंस के पेपर हुए थे, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे।
ठीक है। सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस का लेवल ऐसा ही रखा जाता है। रेलवे में जहां भी पजल पूछा जाता है लेवल यही रखा जाता है, प्री हो या मेंस। ठीक है, आ गया है। देखो 6 किताबें, हिंदी, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, 2 रैंक में एक दूसरे के सामने रखी गई है। 2 रैंक में एक दूसरे के सामने रखी गई है। ठीक है, प्रत्येक रैंक में 3 किताबें हैं। हिंदी और रसायन शास्त्र एक ही रैंक में है, लेकिन पड़ोसी नहीं है। जीव विज्ञान को अर्थशास्त्र के बिल्कुल विपरीत रखा गया है। जीव विज्ञान दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हिंदी के ठीक बाएं है। जानकारियां दे दी आपको। ठीक है, 6 किताबें आमने सामने रैक में रखी हुई हैं। इसका मतलब कि हमारे पास में यहां पर 3 बुक के सामने 3 बुक रखी हुई है। प्रत्येक रैक में 3 किताब है। हिंदी और रसायन शास्त्र एक ही रैक में है, तो हमने कहा ये लो, इधर 3 रैक हैं, 1 2 3। इधर भी हमारे पास में आमने सामने 3 किताबें रखी। सवाल को पहले पढ़ा, जानकारी को ऑब्जर्व किया कि ये किस लेवल पे चीजें पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्रत्येक रैक में 3 किताबें हैं। हिंदी और रसायन शास्त्र एक ही रैक में है, लेकिन पड़ोसी नहीं है। जीव विज्ञान को अर्थशास्त्र के बिल्कुल विपरीत रखा गया है। चलिए चालू हो जाते हैं। जितना सवाल ने दिया उतना हम शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हुए चलेंगे, पढ़ने के साथ साथ दर्शाते हुए चलेंगे। देखें, हिंदी और रसायन शास्त्र एक ही रैक में है। हिंदी और केमिस्ट्री एक ही रैक में, किसी भी रैक में हो एक साथ हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जीव विज्ञान बायोलॉजी को अर्थशास्त्र के बिल्कुल विपरीत रखा गया है। ठीक है, तो जीव विज्ञान बायोलॉजी जो है इसको इकोनॉमी के एकदम विपरीत रखा गया है, एक दूसरे के विपरीत है। जीव विज्ञान दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हिंदी के ठीक बाएं हैं। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हिंदी के ठीक दाएं हैं। ठीक है, तो दक्षिण की ओर मुंह है ऐसा इसने बताया। ठीक है, अब ये वाली रैक सवाल कहना चाहता है नॉर्थ और साउथ वाली है, तो चलो वैसे हम इनको रख लेंगे। इसका मतलब 3 बुक यहां पर हैं, 3 बुक यहां पर हैं, इस प्रकार से। जीव विज्ञान को अर्थशास्त्र के बिल्कुल विपरीत रखा गया, ये ले लिया। जीव विज्ञान दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखा गया है, यानी कि बायो ऊपर में से एक कहीं होगा और बायो के सामने कौन होगा, इकोनॉमी, तो इकोनॉमी हमारे पास में यहां पर कहीं होगा। ठीक है, जीव विज्ञान दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके हिंदी के ठीक बाएं रखा गया है। हिंदी के बाएं रखा गया है। ध्यान से देखो, जब ये नीचे की तरफ पॉइंट आउट होंगे तो इनका बायां छोर इधर होगा, इनका दायां छोर इस तरफ होगा। हिंदी का बायां है तो हिंदी के बाएं भी है। आगे देखो, भौतिकी रसायन विज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। भौतिकी रसायन विज्ञान के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री ही था हमारे पास, केमिस्ट्री के एकदम क्या है, विपरीत है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी के ठीक विपरीत रखा गया है? केवल अपोजिट का पेयर आपको चाहिए। क्या चाहिए? अपोजिट का पेयर केवल आपको देखना है। तो अब आपको पता है फिजिक्स के सामने केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के सामने इकोनॉमी है, तो हिंदी के सामने क्या होगा कि सर हिंदी के सामने रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, हिंदी के सामने हमारे पास में होगा अर्थशास्त्र, यानी कि ये हमारे पास में मैथमेटिक्स रह गया यहाँ पे, तो हिंदी के सामने मैथ्स को रखना पड़ेगा। ठीक है, सारे युग्म बन गए, बायोलॉजी के सामने इकोनॉमी, फिजिक्स के सामने केमिस्ट्री, तो हिंदी के सामने मैथ हमारे पास में यहां पर होगी। क्या होगी? हिंदी के सामने हमारे पास मैथ होगी। मान लो यहां बायोलॉजी रखी है, यहां हिंदी रखी है। ठीक है, तो बायोलॉजी के सामने इसने बता दिया इकोनॉमी हमारे पास में है। ठीक है, फिजिक्स के सामने केमिस्ट्री है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन स्थानों पर होंगे। इसने बता दिया केमिस्ट्री और हिंदी एक साथ हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री ऊपर ही होगा।
कि सर केमिस्ट्री ऊपर ही होगा, हिंदी के साथ में पड़ोसी है हिंदी का पड़ोसी ये भी है, हिंदी का पड़ोसी ये भी है, हिंदी बीच में आएगा, यहां इसके सामने हो गया फिजिक्स। अब एक ही सब्जेक्ट बचा है मैथ आएगा यहाँ पे, हिंदी के सामने क्या हो जाएगा, हिंदी के सामने मैथ आपके पास में होगा, तो मैथमेटिक्स के सामने होगा। दो पेयर तो इसने यहां पर दे ही रखे हैं, ठीक है। क्या बोला है, हिंदी और रसायन शास्त्र एक ही रैक में है, लेकिन अच्छा यहां इसने बोला है पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी है नहीं, पड़ोसी नहीं है, तो अब हिंदी और रसायन शास्त्र पड़ोसी नहीं है तो थोड़ा सा बदलाव ही तो करना है। कैसे करेंगे, अब इनको आप ऐसे रख लो कि सर ये केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है इस कोने पर ना आकर के, और ये आ जाएगा हमारे पास इधर की तरफ, ये लो, ठीक है, कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स ये आ गया, एक दूसरे एक ही रैक में हैं लेकिन पड़ोसी नहीं है, तो दोनों कोनों पर होंगे। अब केमिस्ट्री के सामने फिजिक्स, एग्जैक्ट इसने केवल हमसे विपरीत पूछा है, उसके आधार पे तो हमने बता ही दिया कि हिंदी के सामने मैथ होगी। एग्जैक्ट पोजीशन पूछता तो इस प्रकार से बुक्स रखी गई है, ठीक है। आगे आए, नेक्स्ट देखें, 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए बी सी और एफ पुरुष हैं और अन्य 2 महिलाएं हैं। तो पुरुष और महिलाएं भी दे रखी हैं, यानी कि ए बी सी एफ पुरुष हैं, डी और ई महिलाएं हैं, प्लस और माइनस से हम यहां पर रख लेंगे। दिया है ए की ऊंचाई 5.2, बी की 5.7, सी की 5.9, डी की 5.4, ई की 6, एफ की 6.1। इन सभी में से इसने बताया है हमको यहां पे देखे 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ हैं हमारे पास में, और अन्य 2 महिलाएं हैं, दे दिया इसने, ऊंचाइयां सबकी बता दी। अब इसने आगे बताया है किसको क्या पसंद है, ठीक है। तो इसने बताया ए बी सी और ई को चीनी पसंद है, डी और एफ को नमक पसंद है, जिन लोगों की लंबाई 5.5 फीट से अधिक होती है वे काले रंग के हैं और अन्य सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। इनमें से कौन चीनी से प्यार करने वाला पुरुष है जो काला नहीं पहनता है। हमको कितनी जानकारी दे दी, ये ऑब्जर्वेशन सवाल की, पहले सवाल को जानो कितना देना चाह रहा है। इसने हमें दिया व्यक्तियों का नाम, व्यक्तियों की हाइट, और हाइट के आधार पे इनको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है ये बताया है। कपड़ों का भी बताया है और चीनी का भी बताया है। तो खाने में क्या पसंद है, पहनने में क्या पसंद है, नाम और हाइट क्या है, 4 एलिमेंट हो गए, जिनमें से 2 एलिमेंट तो इसने दे दिए ऐसे ही बिना किसी दिमाग लगाए, एक तो हाइट और दूसरा नाम, ठीक है। तो अब अगर इनको हाइट के क्रम में मैं लिखूं तो सबसे ज्यादा हाइट है हमारे पास में 6.1, ठीक है। देखो हाइट हमें दे रखी है 6.1, 6.0, 5.9, 5.7, आगे देखें तो 5.7 से कम है 5.4, और इससे कम है 5.2। तो कितने व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्तियों का ये हमारे पास क्रम आ गया। किस किस की हाइट है, ए की ऊंचाई 5.2 है, ए यहां पर है, ए मेल है, ये हमें पता है। आगे देखो कि 5.4 किसकी है, डी की है हमारे पास, और डी फीमेल है। 5.7 किसकी है कि सर 5.7 बी की है, बी मेल है। आगे देखो 5.9 किसकी है कि सर 5.9 सी की हाइट है, सी मेल है। आगे देखो 6.0 किसकी है, ई की है, और ई हमारे पास में यहां पर फीमेल है।
6.1 किसकी है सर? एफ की है। एफ हमारे पास मेल है। तो मेल फीमेल के साथ सबके नाम आ गए, सबकी हाइट आ गई। अब खाने में क्या पसंद है और पहनने में क्या पसंद है वो जानकारी। सवाल को ऑब्जर्व किया पहले कि इसी तरीके से हमको इंफॉर्मेशन को लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो, जितना सवाल ने दिया है उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। अभी ये सवाल ने लिख के दे दिया वो चीजें हैं। हमारा दिमाग लगाने वाला पार्ट एंड में बताऊंगा कितना सा होता है सवाल में। देखो, इन सभी में से ए बी सी ई को चीनी पसंद है। ए बी सी और ई को चीनी पसंद है, तो ये शुगर, एक से ए बी सी और ई को, ए को पसंद है, बी को पसंद है, सी को पसंद है, ए बी सी और ई को पसंद है शुगर, इनको शुगर पसंद है। और डी और एफ को नमक पसंद है, इनको सॉल्ट पसंद है और इसको सॉल्ट पसंद है। ये हो गया खाने में क्या पसंद है, ये भी सवाल ने दे रखा है, व्यवस्थित कर रहे हैं हम लोग केवल। आगे पढ़ो कि जिन लोगों की लंबाई 5.5 फीट से अधिक होती है वे काले रंग के, ठीक है, तो 5.5 से किन की ज्यादा है? इनकी 5.5 से ज्यादा, इनकी कम है, ठीक है। तो काले यानी कि ब्लैक रंग के कपड़े पहनते हैं। ब्लैक रंग के कपड़े पहनते हैं और अन्य सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, ये वाइट। सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। इनमें से कौन, अब सवाल आता है, इतना सवाल ने दे दिया, सवाल ने सब कुछ ही दे रखा है। ये चेक कर रहा था सबसे पहला स्टेप गोल्डन रूल्स का, कि आप बहुत सारी जानकारी को देख करके क्या उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर पाते हो। तो टेबुलर फॉर्म में हमने इनको अरेंज किया, टेबल बना के सभी को आपस में रिलेट कर दिया इस प्रकार से। अब ये कुछ भी पूछ ले, सवाल बदल सकता है, लेकिन आप प्रॉपर लिखोगे तो तुरंत आंसर दोगे। पूछा है हु अमोंग दीज इज द सुगर लविंग मेल, चीनी पसंद करने वाला आदमी। तो शुगर लविंग मेल कौन कौन है? बी को शुगर पसंद है, मेल है। सी को शुगर पसंद है, मेल है। शुगर पसंद है ए को, ये भी मेल है, ठीक है। तो ये 3 मेल है जिनको शुगर पसंद है। हु शर्त और दे दी, डज नॉट वियर ब्लैक, जो काला नहीं पहनता है। तो सर ये तो काला नहीं पहनता है, काला पहनता है, काला पहनता है, ये वाला काला नहीं पहनता। तो ऐसा व्यक्ति है ए, जो हमारे पास कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में। यानी कि ए एक ऐसा आदमी है जिसको चीनी पसंद है और सफेद पहनता है, काला नहीं पहनता। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों में आपको बताऊं साइज ही बड़ा होता है, आपको जानकारी को प्रॉपर तरीके से रखना है। अब आप कहोगे कि सर आपने शुरुआत में तुरंत इनको घटते हुए क्रम में क्यों लिखा, ये बताओ। हो सकता है हम तो ऐसे लिख देते 5.2 के नीचे 5.7, फिर 5.9, 5.4, 6.0, 6.1, हम तो वैसे ही लिखते जैसा सवाल ने दिया। तो यही तो पार्ट है बाबू सोचने का, यही तो वो हिस्सा है जिस पे आपको काम करना है। मैंने एंड में एक लाइन देखी कि 5.5 से ज्यादा वालों के साथ अलग चीज है, उससे कम वालों के साथ अलग चीज है। मतलब अगर इनको क्रम में लिखा जाएगा तो उससे हम लोग सवाल को अच्छे लेवल पे डाटा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? डाटा को अच्छे टाइम से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन कैसी है, यानी कि जानकारी तो बहुत सारी दे दी। आप आए, मैंने बोला देखो टेबल पे वो फलानी चीज रखी है, इधर रैक में ये चीज रखी है, ऊपर पंखे पे ये है, ठीक है, उसका नाम ये है, उसका जेंडर मेल है, वो वाला लड़का है, वो वाली लड़की है, बहुत कुछ हो गया। अब इसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, प्रॉपर इसको नहीं दर्शाओगे तो सवाल। तो यहां चैलेंज ये नहीं था कि आप दिमाग लगाओ, चैलेंज ये था इतना दिमाग लगाओ कि जानकारी को कैसे रखें ताकि जो ये पूछना चाहता है वो बता दे, ठीक है। तो यहां 4 चीजें थी, 4 क्या 5 बोल लो। एक तो सबका जेंडर, सबका नाम, सबकी हाइट, चीनी नमक में से क्या पसंद है वो, और ब्लैक और व्हाइट में से क्या पहनता है।
इसी तरीके से एलिमेंट को बढ़ा दिया जाता है और उनका प्रेजेंटेशन आपको टेबुलर फॉर्मेट में करना है। ठीक है, आगे आए, आगे देखें। ए बी सी डी ई और एफ क्रमांक वाले 6 एक घुड़दौड़ में भाग ले रहे हैं। ठीक है, 6 हॉर्सेस, 6 घोड़े रेस में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और 6 घोड़ों का नाम क्या है? ए बी सी डी ई एफ। रेस ट्रैक पर घोड़ा सी घोड़े ए और घोड़े ई के बीच में है। अब 6 लोग अगर दौड़ में हैं तो अब आप सोचो क्या बात हो रही है। दौड़ में घोड़े होंगे, कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, सबका एक क्रम होगा। ठीक है, और 6 घोड़े हैं तो 1 से 6 तक उनकी रैंकिंग होगी, कौन आगे कौन पीछे। अब देखो, इसने शुरू कर दिया तो हम ऐसे लिख दें क्या? 1 2 3 4 5 6। सबसे तेज वाले को आगे लिख देंगे, तेज है, आगे है, ये पीछे है, धीमा है सभी में। तो इस प्रकार से रैंकिंग लिख देंगे इनकी। बोलो ठीक है। अब देखो, रेस ट्रैक पर घोड़ा सी घोड़े ए और घोड़े ई के बीच में, सी जो है ए और ई के बीच में है, तो हम नहीं कह सकते कौन ऊपर कौन नीचे। ठीक है, आगे देखो कि वे दोनों इसके ठीक बगल में खड़े हैं, इस प्रकार खड़ा है। ठीक है, तो बगल में खड़े हैं, ए और ई के नेबर हैं, इमीडिएट क्या है? नेबर्स हैं। ये तीनों एक साथ खड़े हुए हैं। रेस ट्रैक पर खड़े कैसे हैं? तो लाइन से 6 खड़े होंगे ना दौड़ने से पहले, उसकी बात करी। घोड़ा डी किसी भी किनारे पर नहीं है, तो किनारे कौन कौन से हो गए? ये वाला किनारा है, ये किनारा है, तो घोड़ा जो हमारे पास में डी है किसी भी किनारे पर नहीं है। घोड़ा बी घोड़े ई के दाईं और ठीक बगल में खड़ा है। दायां और बायां की इसने बात कर ली। अब हम मान लेते हैं कि भाई साहब तेज और धीमे की बात तो इसने नहीं करी। ठीक है, तेज और धीमे की बात तो इसने नहीं करी, इसने करी है खड़े हैं अभी तो घोड़े, दौड़े नहीं है अभी, दौड़ने के बाद अलग सवाल बन जाएगा। तो अभी तो खड़े हैं, तो हमने माना, मान लो सारे घोड़े इधर देख रहे हैं, ये मान लिया हमने घोड़े इधर देख रहे हैं, तो इनका बायां होगा इधर और इनका दायां होगा इस तरफ। बोलो ठीक है। ठीक है, अब इसने कहा है डी किसी भी किनारे पे नहीं है, घोड़ा बी घोड़े ई के दाईं और बगल में है, ई के दाईं और बी है, ई के दाईं और कौन है? बी है, तो ई का दायां बी इस तरफ होगा। अब ध्यान से देखो, ई और ए के बीच में सी था, तो ये सी किस तरफ होगा? अब सी को होना पड़ेगा ऊपर, यानी ये 4 इस प्रकार से होंगे, ये चारों लगातार हैं। आगे देखें, घोड़ा एफ दाएं किनारे पर नहीं खड़ा है, एफ जो है वो यहां पर नहीं है। आगे देखें, घोड़ा डी घोड़े बी के बाएं से चौथे स्थान पे है, बी का बायां चौथा, तो बी यहां पे है, इसका बायां 1 2 3 और चौथा है डी हमारे पास में, तो डी का स्थान आ गया इस प्रकार से है। आगे देखें, अब बी के 3 छोड़ के है, तो ये लो डी आ गया, ये 5 घोड़ों की व्यवस्था आ गई। अब हमें पता है 5 घोड़े ऐसे हैं, तो ये कैसे आएंगे कि सर डी आएगा यहां पे, ए आएगा यहां पे, सी इधर, ई इस तरफ और बी यहां पर। ठीक है, छठे नंबर, पांचवें नंबर, चौथा नंबर, दूसरा, एक ही घोड़ा बच गया, ए बी सी डी ई एफ, एफ आएगा ऊपर। तो पूछा है यदि सभी घोड़ों का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, इसने एंड में बताया उत्तर की ओर है, डजंट मैटर, आप ये मान लो इधर उत्तर है, तो कौन सा घोड़ा बाएं सिरे पर है? तो बाएं सिरे पर कौन सा है? बाएं सिरे पर एफ है। एफ कौन से सिरे पर है? बाएं सिरे पर हमारे पास में है। आगे आए, आगे देखो, 6 छात्रों पी क्यू आर एस टी और यू को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी पुस्तक को एक बुक शेल्फ के 6 अलग अलग अलमारियों में रखें। 6 छात्र हैं, छात्रों का नाम है, और उन छात्रों को क्या बोला गया है
कि अपनी पुस्तक को बुक सेल्फ के अंदर रखो और 6 अलग अलग अलमारियों के बुक सेल्फ में रखना है, ठीक है। एस की पुस्तक सबसे ऊपरी सेल्फ पे रखी हुई। जैसे इसने बोला सबसे ऊपरी पे, इसका मतलब सेल्फ की भी रैंकिंग है। एक सेल्फ सबसे ऊपर, उसके नीचे 6 रैंकिंग है। किसकी रैंक है? सेल्फ की रैंक है, ठीक है। पी और यू की पुस्तकें क्रमशः सबसे ऊपर और सबसे नीचे तीसरी अलमारियों पे रखी जाती, ठीक है। और यू और क्यू की किताबें वाली अलमारियों के बीच में आर की किताब रखी गई है। तो कुल मिला के सेल्फ की रैंकिंग, तो रैंकिंग 1 2 3 4 5 6। सेल्फ 1 जो है सबसे ऊपर है और सेल्फ 6 सबसे नीचे है। ये सेल्फ की रैंकिंग हमने लिख दी। अब देखो, इन्होंने बताया है कि एस की पुस्तक सबसे ऊपरी सेल्फ पर रखी जाती है। सबसे ऊपर के सेल्फ पे किसकी किताब है? एस की किताब है। आगे देखें, पी और यू की पुस्तकें क्रमशः सबसे ऊपर और सबसे नीचे से तीसरे अलमारी में, ठीक है। तो क्रमशः पी की सबसे ऊपर से तीसरा है पी और नीचे से तीसरा है यू। तो पी और यू की पुस्तकें क्रम से सबसे ऊपर और सबसे नीचे से तीसरी अलमारियों के रूप में मर्ज करके सेंटेंस दिया। यू और क्यू की किताबें वाली अलमारियों के बीच आर की किताब रखी गई है। यू और क्यू के बीच में, यू और क्यू के बीच में आर है, तो इधर तो हो नहीं सकता, इस तरफ ही यहां पर रखना पड़ेगा। यू और क्यू के बीच में आर हमारे पास में आया है। छात्र टी की पुस्तक सबसे ऊपर से किस स्थान पे है? टी की पुस्तक होगी यहां पर, और किस स्थान पर होगी? कि सर दूसरे नंबर पे होगी। ऊपर से कौन सा स्थान है? दूसरा। नीचे से स्थान पूछता तो 5वां, ठीक है। आ गया। सवाल को पढ़ के समझना होता है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे हो ताकि सबसे कम प्रॉब्लम आपको आए, फटाक से आप उसको कर पाए। इधर देखें, 6 छात्र ए बी सी डी ई और एफ आम, सेब, संतरा, कीवी, अमरूद और अंगूर में से प्रत्येक में से एक फल खाना पसंद करते हैं, ठीक है। 6 छात्र हैं और एक फल खाना पसंद करते हैं। डी को आम पसंद, सी को नहीं तो अमरूद नहीं। 2 जानकारी है, व्यक्ति और क्या पसंद है, बस। तो ऐसे सवालों को सीधा नाम लिख दो, ए बी सी डी ई एफ, और जितना सवाल ने दिया है उतना ही लिख रहा हूं। अभी दिमाग नहीं लगा रहे, एंड में लगाएंगे। अभी जितना दे रहा है उतना लिखो। इसने कहा डी को आम पसंद है, ये लो भैया, इसको आम पसंद है। आगे आ जाओ, सी न तो अमरूद पसंद करता है, नहीं कीवी। सी को ना अमरूद पसंद है, ना ही कीवी पसंद है। आगे आ जाओ, एग्जाम में पहला पहला अक्षर लिखना सभी का। हिंदी में लिखते हो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हो तो इंग्लिश में, समय बचाने में हेल्पफुल होता है। ई को संतरा पसंद है, ई को संतरा पसंद है, ये लो। आगे आ जाओ, अब तक सिर्फ जो सवाल में दिया है वही लिख रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एफ न तो अंगूर पसंद करता है, नहीं अमरूद। एफ को ना अंगूर पसंद है, ना अमरूद पसंद है। आगे देखो, ए को सेब पसंद है, ए को सेब पसंद है। अंगूर किसे पसंद है? अब आई सवाल की बारी। सवाल ने तो इतना देके हट गया कि भैया करो अब सॉल्व। अब आपको दिमाग लगाना है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे करोगे? देखो सर, इतना दे दिया, अब देखिए, इसको अमरूद पसंद नहीं है, इसको अमरूद पसंद नहीं है, तो एक ही व्यक्ति बच गया जिसको अमरूद पसंद हो सकता है। कौन सा? बी है सर। ये लो, हो गया डन। सेब तो दे ही रखा है, संतरा और आम दिया हुआ है। अब देखो कि सर इसको अमरूद पसंद नहीं है, इसको नहीं है, तो इधर बिठा दिया। अब इसको कीवी पसंद नहीं है, तो कीवी इसको खाना पड़ेगा। सर इसको अंगूर पसंद नहीं है, तो अंगूर इसके पास रहेगा। हो गया बस। इतना सा आपको दिमाग लगाना था, 2 सेकंड खत्म। सवाल को व्यवस्थित करने वाला पार्ट, कितनी स्पीड बना सकते हो आपके ऊपर है। स्पीड कैसे बनेगी? एक एक अक्षर लिखो फ्रूट्स का। भाई फ्रूट कोई ऐसे तो है नहीं आपने खाए नहीं हो, इनके नाम नहीं जानते हो। पहले पहले अक्षर को प्रयोग करो, आपके दिमाग में है वो चीज कि हाँ मैं तो मैंगो को एम लिखूंगा, अमरूद को गुआवा लिखेंगे, और यहां पर कीवी जो है उसको के से लिखेंगे, संतरा को ऑरेंज से लिखेंगे।
तो वो चीज समय बचाने में हेल्प करेगी। ये चीज क्लियर है, दो ही एलिमेंट हैं तो चालू हो जाओ, इस तरफ नाम और इधर जो सवाल ने दे दिया वो लिखते हुए चलो। एंड में आपको सॉल्व करना है, मतलब आपका दिमाग तो ये केवल 2 सेकंड लगवा रहा है, आपका प्रेजेंटेशन चेक कर रहा है। अब देखो क्या पूछा है, अंगूर किसे पसंद है, तो अंगूर सी को पसंद है। किसको पसंद है, सी को पसंद है। आगे आए, अगला सवाल है, यहां दिया है 6 व्यक्ति एस बी ओ वाई के टी का एक समूह है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, तो उनमें से प्रत्येक एक कक्षा अलग कक्षा में है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक अलग अलग लंबाई है, लंबाई अलग है, कक्षा अलग है। ओ वी से लंबा है किंतु टी से छोटा है। एस वी और ओ क्रम से 9 7 और 3 क्लास में है। एस सबसे लंबा है और सबसे बड़ी कक्षा में है। ठीक है, एस वाई से लंबा है किंतु वी से छोटा है। टी वाई से बड़ी कक्षा में है किंतु वी से छोटी कक्षा में है। ठीक है, इनमें से कौन वी से बड़ी कक्षा में है। चलिए, एक तो हमारे पास दो चीजें, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दो चीजें हैं, एक तो क्लास और दूसरी लंबाई। अब आप जानते हो कई बार छठी क्लास में पढ़ने वाला लड़का भी इतना लंबा है जितना लंबा 9वीं क्लास वाला भी नहीं है, तो दो चीजों की तुलना कर रखी है। ठीक है, जानकारियों को प्रॉपर व्यवस्थित करना है। 3 एलिमेंट हैं, यानी कि 3 चीजें हैं जो आपको कंसिडरेशन में लेनी है। तो आपने कहा ठीक है भैया लेंगे, बिल्कुल आ जाओ। कैसे लिखें फिर इसको, कक्षाओं के क्रम में लिखें या नाम के क्रम में लिखें। ठीक है, कोई ना कोई जो चीज घटते बढ़ते क्रम में है एक चीज ले लो, या तो लंबाई के क्रम में लिख लो, क्लासेस साइड में लिख लेना, या क्लास के क्रम में लिख लो, लंबाई साइड में लिख लेना। ठीक है, तो देखो लंबाई के क्रम में अगर लें इसको, तो ओ वी से लंबा है, ओ जो है वी से लंबा है किंतु टी से छोटा है। ठीक है, एस वी और ओ क्रम से एस की क्लास है हमारे पास में 9, वी की क्लास 7 और ओ की क्लास 3। तो वी की 7 क्लास है, ओ की 3 है। ठीक है, आगे देखें, एस सबसे लंबा है और उसकी बड़ी कक्षा में है, सबसे बड़ी कक्षा में। ठीक है, तो एस सबसे लंबा है और सबसे बड़ी कक्षा हो गई 9। तो सबसे लंबा है तो एक तरीके से हम लोग जो यहां कौन आ जाएगा, एस और कौन सी क्लास में, 9वीं क्लास में। ठीक है, आगे आ जाओ, लंबाई का क्रम ले लिया हमने। आगे देखें, एक्स वाई से लंबा है, एक्स वाई के ऊपर है किंतु वी से छोटा है, वी से छोटा है। ठीक है, आगे देखें, टी वाई से बड़ी कक्षा में है, वी एक्स वाई, तो वी के नीचे एक्स, एक्स के नीचे वाई, ये 5 लोगों का क्रम तो आ गया। और एस सबसे ऊपर है तो पूरी व्यवस्था आ गई, यहां टी, यहां ओ, यहां वी, यहां एक्स, यहां वाई। क्लासें पता है किस किस की, ओ तीसरी क्लास में है, वी 7वीं क्लास में है, और बताओ S973, ये तीनों दे रखे हैं। ठीक है, अब आगे दिया है किंतु V से छोटा है, T Y से बड़ी कक्षा में है, T जो है Y से बड़ी कक्षा में है। ठीक है, तो ये चीज अभी काम में आएगी, किंतु V से छोटी कक्षा में। ठीक है, तो कक्षा का क्रम दे दिया, कक्षा का क्रम है कि T Y से बड़ी कक्षा में है किंतु V से छोटी कक्षा में है। वी की क्लास से छोटी, तो वी की 7वीं क्लास है और इनकी क्लास क्या होगी, 7वीं से छोटी ही होगी टी और वाई की। आगे देखें, एक्स वी से बड़ी कक्षा में है, एक्स जो है वो वी से बड़ी कक्षा में, वी 7वीं क्लास में है, एक्स किस में होगा कि सर 7वीं से बड़ी होती है 8 9 10, लेकिन सबसे बड़ी थी 9, तो वी एक्स को होना पड़ेगा 8 में। अगर 7वीं से बड़ी क्लास में, 9वीं से छोटी क्लास में है, तो कौन सी क्लास होगी,
8वीं क्लास होगी। 8 आ गया। आगे देखो, आगे इसने कहा है इनमें से कौन V से बड़ी कक्षा में है किंतु V से छोटी कक्षा में? Who is in the class senior but shorter than X is in a class senior to V? ठीक है, देखो अब T और Y की बात कीजिए। T और Y की छोटी क्लासें हैं। क्लासेस कौन कौन सी थी हमारे पास में कि सर क्लास की अगर बात की जाए तो तीसरी से और 9वीं क्लास के बीच में है, और 7 से छोटी क्लास है तो 7 से छोटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ नंबर 6 नंबर हो सकता है, इधर 5 नंबर हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, छोटी क्लास है। तो इससे पूछा है इनमें से कौन V से बड़ी क्लास में है किंतु V से छोटा है। V से बड़ी क्लास में है तो V 7वीं क्लास में है, और 7वीं से बड़ी हमारे पास में है कौन कौन? 9वीं क्लास है और 8वीं क्लास है। तो V से बड़ी क्लास में है किंतु V से छोटा है। तो ये देखो V से बड़ी क्लास में है ये, लेकिन V से हाइट में क्या है? छोटा है। तो X की यहां पर बात हो रही है। दो चीजों की तुलना थी इसमें, हाइट की और क्लास की, और नॉर्मल सिनारियो है। ये चीज तो आपने भी स्कूल में करी होगी। ये देखो मेरे से बड़ी क्लास में पढ़ रहा है तब भी मेरे से लंबाई में छोटा है। मैं देखो तीसरी क्लास में हूं या 5वीं क्लास में, इससे लंबा हूं मैं। ठीक है, तो दोनों तुलनाएं होती है। एक तो कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन बड़ी क्लास में, कौन छोटी क्लास में। ठीक है, वो दोनों तुलनाएं यहां पर दे रखी थी। बहुत स्टैंडर्ड सा टाइप है, कई बार पूछा जाता है। आ गया, देखो 7 मित्र P Q R S T U और V 7 शहरों शिमला, मनाली, आगरा, जयपुर, गोवा, गुवाहाटी, दार्जिलिंग से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखो 7 मित्र हैं P Q R S T U और V 7 शहरों शिमला, मनाली, आगरा, जयपुर, गोवा, गुवाहाटी, दार्जिलिंग से संबंधित हैं। तो 7 व्यक्तियों के नाम हैं, 7 शहरों के नाम हैं। अब आगे बोला है कि एक शहर से संबंधित है, तो कुल मिला के हर व्यक्ति का एक शहर है, हर व्यक्ति का एक शहर है। तो देखो आपने कहा ये लो भैया P Q R S T U V, ठीक है, तो ये हमारे पास में सबके नाम हुए। अब आप देखो कि उनमें से प्रत्येक एक शहर से संबंधित है। T दार्जिलिंग से संबंधित है। ठीक है, T जो है दार्जिलिंग से संबंधित है हमारे पास में, तो T का हो गया दार्जिलिंग। आगे देखो S और V क्रम से मनाली और शिमला से संबंधित हैं। S और V मनाली और शिमला से, ठीक है, क्रम से दे दिया। ये मनाली का है और ये शिमला का है। बोलो देखो सारे घूमने वाली जगहों पे रहते हैं। Q आगरा से संबंधित है, सीधा सीधा दे रखा है, हमारा तो दिमाग लगाने वाला पार्ट है ही नहीं अभी इसमें, आगरा से है। R और U में से एक गुवाहाटी से है, तो R और U में से एक गुवाहाटी से है, ये हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। आगे देखो P गोवा से संबंधित नहीं है, P गोवा से नहीं है। ठीक है, ये गुवाहाटी है। इतना सवाल ने दे दिया। अब आई आपकी बारी कि आप लगाइए दिमाग इसके अंदर। ठीक है, किस प्रकार से इसको देखेंगे कि सर ये तो दिए हुए हैं, या तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं था। अब देखो इन दोनों में से एक गुवाहाटी से है, ये वाला गोवा से नहीं है, मतलब गोवा या गुवाहाटी में से एक R और U यहां पर होंगे। इन दोनों में ये दो शहर हो जाएंगे। अब P का कौन सा शहर होगा? इनके अलावा एक शहर बच गया, कौन सा शहर है? कि सर आगरा, जयपुर, जयपुर बच गया। कि सर ये तो वो शहर है जहां से लाइव क्लास हो रही है। ठीक है, तो जयपुर, तो P जो है वो कहां से है? जयपुर। ठीक है, तो T जयपुर से, P हमारे पास जयपुर से है। जयपुर से संबंधित कौन है? तो जयपुर से संबंधित P है। ठीक है, अब यहां इसने R और जो U है उनके शहर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। बिल्कुल जो
क्वेश्चन था 12वां, ठीक, बढ़िया सवाल था, ठीक है। और दिमाग आपका चकरा रहा है या फिर आप क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो तब जब कोई पैटर्न आप पहली बार देखते हो। तो यहां हर एक वो पैटर्न रखा गया है जिसको आप देख चुके होंगे और वैसा ही सवाल एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो आप तैयार रहोगे उसके लिए, आपको हर पैटर्न दिखाना है, हर लेवल के सवाल करवाऊंगा, इतने स्टैंडर्ड तरीके से चीजें चलेंगी कि शुरुआत से आप करोगे, आपको लगेगा बहुत आसान है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, धीरे धीरे आप समझ पाओगे कैसे गोल्डन रूल हर तरह के सवाल में लगते हैं, ये आप सीखते हुए चलो। आ गया, देखो, लाल, पीले, नीले, हरे, नारंगी, बैंगनी और इंडिगो के विभिन्न रंगों के 7 बक्से एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। नारंगी बॉक्स के नीचे अन्य कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। वॉयलेट बॉक्स को ब्लू बॉक्स के सीट्स पर दूसरे स्थान पर रखा गया था। हरे रंग का बॉक्स इंडिगो बॉक्स के नीचे से दूसरे स्थान पर था। लाल बॉक्स को सबसे ऊपरी रखा गया था। पीला बॉक्स इंडिगो बॉक्स के ठीक ऊपर था। निम्नलिखित में से कौन सा बक्सों का सही युग्म और उनकी स्थिति है? देखें, ये हमारे पास में 7 बक्से हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7। जानकारियों पे आ जाएं। नारंगी बॉक्स के नीचे अन्य कोई बॉक्स नहीं रखा गया। नारंगी के नीचे कोई नहीं है तो नारंगी सबसे नीचे है, एग्जाम में पहले अक्षर से दर्शाएं केवल। वॉयलेट बॉक्स को ब्लू बॉक्स के शीर्ष पर दूसरे स्थान पर रखा गया है। No other box was placed below orange. The violet box was placed second to the top of blue box. ब्लू वाले के ऊपर सेकंड है वायलेट, फर्स्ट सेकंड, तो ब्लू के ऊपर सेकंड जो है हमारे पास में वो कौन है? बी, ये बताया। आगे देखो, हरे रंग का बॉक्स इंडिगो बॉक्स के नीचे से दूसरे स्थान पे है। इंडिगो के नीचे दूसरे स्थान पे हरे रंग का है, ग्रीन कलर का, ग्रीन, ये इंडिगो, इंडिगो के नीचे दूसरे स्थान पर रखा गया है। लाल बॉक्स को सबसे ऊपर रखा गया है। लाल यानी कि रेड हमारे पास सबसे ऊपर है। पीला बॉक्स इंडिगो बॉक्स के ठीक ऊपर था। पीला बॉक्स इंडिगो के ठीक ऊपर, पीला बॉक्स इंडिगो बॉक्स के ठीक ऊपर था। निम्नलिखित में से कौन सा बक्सों का सही युग्म है और उसकी स्थिति है? बक्सों का सही युग्म और उनकी स्थिति कहां होगी? तो आप देखो, ये तीनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ हैं, हमारे पास जगह बची है 5 की। तो ऐसा तभी संभव है जब येलो, इंडिगो और ग्रीन को रखें यहां पे, तभी ऐसा हो सकता है कि 2 बक्से रखे जा सकते हैं, बी और बी, ठीक है, तभी ऐसा संभव है। इन दोनों को मर्ज करके रखोगे, शॉर्ट फॉर्म में जानकारी है कि सर 5 के रूप में लिखना है, तो इन दोनों से 5 तभी बनेंगे। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बक्सों का सही युग्म है और उसकी स्थिति है? बक्सों का सही युग्म और उसकी स्थिति कौन सी है? ठीक है, वायलेट बॉक्स 7th पोजीशन फ्रॉम टॉप, वायलेट 7वें पे तो नहीं है। येलो बॉक्स 5th फ्रॉम दी टॉप, येलो ऊपर से 5वां है, नहीं, येलो दूसरा है। आगे देखो, ग्रीन बॉक्स 3rd फ्रॉम दी टॉप, ऊपर से तीसरा ग्रीन है, नहीं। ब्लू बॉक्स 6ठे नंबर पे है, येलो डी। ब्लू वाला जो बॉक्स है वो हमारे पास कौन से नंबर पे है? 6th बॉक्स पे, 6th पोजीशन पे होगा, ठीक है। आ गया, एक और सवाल हम देखेंगे। एक छात्र के पास ठीक 8 पुस्तकें ABCDEFGH हैं, जिनमें से उसे एक बैग में रखने के लिए 5 पुस्तकें चुननी। बैग में कितनी किताब रखेगा? 5 किताबें, और कितनी में से? 8 किताबों में से। तो कोई भी संयोजन स्वीकार्य है बशर्ते वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे। शर्त वाला सवाल है, ध्यान देना इस पे, शर्तों वाला सवाल है, काफी पूछा जाता है शर्तों वाले सवाल, ठीक है, शर्तों वाले सवाल हैं। शर्तों वाले सवाल में हम लगाएंगे डायरेक्ट एलिमिनेशन। क्या लगाएंगे इनमें? शर्त जहां मिल गई वहां एलिमिनेशन से ही सवाल को करेंगे। कि सर कैसे लगाना है एलिमिनेशन? ध्यान से सुनो, यूं ने पड़ जाएगा सवाल,
देखो इन्होंने बोला है कि 5 पुस्तकें चुननी है, कोई भी संयोजन स्वीकार्य है बशर्ते निम्नलिखित शर्तों को पालन करे। 5 किताबें ऐसी हों इन शर्तों का पालन हो। ठीक है भैया, पहली शर्त है ए को चुना जाता है तो एफ को नहीं चुना जाएगा। ए और एफ एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए है एफ है, ऐसा संभव नहीं है। ए और एफ, ठीक। पहली शर्त से ये तो गया, ये तो संभव नहीं है। अगली शर्त को पढ़ो, यदि बी को चुना जाता है तो ई को भी चुना जाएगा। बी है तो ई भी होना चाहिए। बी है ई भी है, ठीक है। बी है ई नहीं है, हटा दो। बी है ई नहीं है, हटा दो। आंसर आ गया। अभी तो शर्तें ही नहीं पड़ी थी, पूरी हो गया आंसर। ठीक है, तो शर्त वाले सवाल काफी पूछे जाते। लास्ट ईयर 2022 एनटीपीसी मेंस में पूछे गए थे। ठीक है, एक आध बार बाकी डिफरेंट रेलवे एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, स्टेट लेवल एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जहां भी शर्तें दिखेंगी शर्तों से एलिमिनेशन करके उड़ाएंगे। अब पूरा सॉल्व करते हैं तो ये सवाल बड़े टाइम लेते हैं। ठीक है, समय ले जाते हैं बहुत, लेकिन एलिमिनेशन से विद इन सेकेंड सॉल्व होते हैं। तो शर्तों वाले सवाल को हमेशा एलिमिनेशन से करो, ये संभव है ए। ठीक है, इतना आप लोग देख के आइए, बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट सेशन था पजल के पार्ट में। नेक्स्ट क्लास में आप इनसे बेहतर टाइप, इनसे लेंदियर टाइप जो है वो देखोगे। इनको सॉल्व करके आओगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ में बैठोगे। ओके, तो डेली पढ़ते हुए चलें इन टॉपिक्स को। कोई सा भी कर सकते हो राम राठौर। सर रेलवे एलपी में यूथ कंपटीशन बुक निकालें या आके बैच जो मैं पढ़ रहा हूं वो सफिशिएंट है? ये बिल्कुल सफिशिएंट है यार। कोई भी परीक्षा हो, आप लोग के हमेशा डाउट रहता है। आप रेलवे की परीक्षा दोगे या आप एसएससी की परीक्षा दोगे, कोई भी परीक्षा दो, यहां जो पढ़ रहे हो वो अपने स्तर पे सफिशिएंट है, कॉन्सेप्ट के स्तर पे सफिशिएंट है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के स्तर पे सफिशिएंट है। ठीक है, अब एग्जाम वाली स्पीड कब बनेगी? जब इसके बाद में आप जाओगे यूट्यूब पे और मैंने आपको वहां पे हर एग्जाम को कवर कर रखा है। लेटेस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर निकालो, या आपकी कोई किसी एक एग्जाम पे टारगेट है तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर निकालो। ठीक है, जितनी आप यहां से प्रैक्टिस करोगे खुद से, कि मेरे करवाने के बाद मैंने आपको प्रैक्टिस में बहुत क्वेश्चन करवा रखे हैं एक बैच में, जिससे जितने क्वेश्चन होते हैं उसके 3 गुने सवाल हैं इस आपके बैच के अंदर, और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस के साथ में होंगे। कॉन्सेप्चुअली पूरा तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये कंपटीशन है समय का, वो समय में स्पीड कब आएगी? जब रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर सेशंस हैं, वहां से प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां से प्रोजेक्ट उठा लो। जैसे कि इस बार का सीजीएल का है पेपर, सीजीएल प्री 2023 में मैंने करवा रखा है, इसको सॉल्व करो। सीएचएसएल प्री को करो। ठीक है, इसके अलावा रेलवे के आएंगे, रेलवे को सॉल्व करो। लेटेस्ट आईबी के पेपर हैं, आईबी के पेपर्स को निकालो। इनसे आपको पता चलेगा कि पेपर बनाने वाला समय के साथ क्या परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि रीजनिंग हमेशा बदलती है। ठीक है, और अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के अलावा तो कुछ प्रैक्टिस नहीं करना भाई। घर पे प्रैक्टिस पीवाईक्यूज के अलावा और प्रश्नों की नहीं करनी। कोई किसी की भी किताब हो, कहीं से भी कोई मैटर हो, उसको बोल भाई तू रख इसको, मुझे नहीं चाहिए। मेरे को बलराम सर ने बोल रखा है प्रीवियस ईयर ही निकालूंगा, तो प्रीवियस ईयर ही निकालने। ठीक है, प्रीवियस ईयर निकालो, और जितने आप निकालोगे उतने यूट्यूब पे करवा रखे मैंने, कहीं भी अटकते हो। मैं तो ये बोलता हूं इन सेशंस को देखते देखते सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, और फिर सुनो मैं क्या आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं। क्लास में पढ़ाए हुए कौन से आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल हुआ है ये आपको वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। इसी तरह मेहनत करते रहें, डेली की क्लास को कवर करते हुए चलें। इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अगर कभी आप बैंक या दूसरे एग्जाम दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के पेपर देते हो, अति महत्वपूर्ण है आपके पास में, भले आप सीजीएल सीएचएसएल एसएससी का मेंस दो, या रेलवे का मेंस दो, या स्टेट लेवल एग्जाम्स में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।